और गांव में उषा नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों पायल, टीना और रजनी के साथ रहती थी। उषा का पति मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन एक रोज काम पर हार्ट अटैक पड़ने से उसकी मौत हो गई। अपने पति की मौत के बाद घर की और अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेली उषा के कंधों पर आ गई। हे ऊपर वाले, ये अन्याय क्यों किया तूने मेरे साथ? अब ये जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे पूरी करूंगी? उषा उसी ईंट भट्टे की फैक्ट्री में काम मांगने गई जहां उसका पति मजदूरी किया करता था। मैं कर लूंगी मालिक, अपने पति की मौत के बाद अपनी तीनों बच्चियों की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, और वैसे भी मजबूरी इंसान से भारी काम करवा ही लेती है। अच्छा ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, पगार हमेशा काम होने के बाद ही मिलेगी, ठीक है? ठीक है मालिक। काम बड़ी ही मेहनत का था। सारा दिन ईंट ढोने से उषा के हाथ पैर खराब हो गए थे और शरीर भी कमजोर होने लगा था। उषा की बड़ी बेटी पायल 11 साल की थी, जबकि टीना 10 साल और रजनी 9 साल की थी। पिता की मौत के बाद उन तीनों की पढ़ाई छूट गई थी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। माँ, पढ़ना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारा खाने का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है, फिर स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? उषा हर रोज काम पर जाती थी। एक दिन शाम को जब उसका काम खत्म हो गया तो वो अपने मालिक से बोली, मालिक, मेरा काम खत्म हो गया है, क्या अब मैं जाऊँ? काफी देर हो गई है, बच्चे राह देखते होंगे। उषा, तुझे तो हमेशा ही घर जल्दी जाने की पड़ी रहती है। मुझे अपने यहाँ काम करने वाले लोग चाहिए। जब सारे मजदूर चले जाएंगे तभी तुम भी जाना। जी मालिक। मालिक उषा पर बुरी नजर रखता था, उस पर बेवजह चिल्लाकर हमेशा उसका अपमान करता था और समय पर पैसे भी नहीं देता था। मालिक, काम खत्म हो गया, अब आज के पैसे दे दीजिए। पैसे खत्म हो गए? कल ले लेना। एक दिन उषा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और उस दिन उसकी काम पर जाने की हालत नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि काम पर नहीं गई तो आज की मजदूरी भी नहीं मिलेगी और फिर चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोचकर उषा उठी और नहा धोकर काम पर निकल गई। लेकिन उस दिन तबीयत खराब होने के कारण और तेज धूप में काम करने से उसे चक्कर आ जाता है और सारी ईंटें उसके पैर पर जा गिरती हैं। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। उसकी चीख सुनकर वहाँ बाकी सब मजदूर आ जाते हैं। अरे ऐसे तो चोट लग गई है भैया, अरे इसके पैर से तो काफी खून आ रहा भैया। मेरी सारी ईंटें बर्बाद कर दी तूने। मैंने तुझे कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं है। मुझे माफ कर दो मालिक, आज तबीयत खराब है इसीलिए चक्कर आ गया था और सारी ईंटें गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। चल अब निकल तो यहाँ से। मालिक, कुछ पैसे दे दीजिए, अपना इलाज करवा लूंगी और बच्चों को खाना खिला दूंगी। अगर पैसे चाहिए तो आज रात मेरे घर आ जाना और घर आकर पैसे ले लेना रानी। उषा मालिक का इशारा समझ गई और बिना पैसे लिए वहाँ से चली गई। उषा जब घर आ रही थी तो उसे उसके पति के दोस्त रमेश ने देख लिया और कहने लगा, अरे भाभी, ये आपके पैर में चोट कैसे लग गई? क्या बताओ भैया, काम करते हुए मेरे पैरों में ईंट गिर गई और चोट लग गई, साथ ही मालिक ने काम से भी निकाल दिया। लेकिन भाभी, आपके पैरों से तो बहुत खून निकल रहा है, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं आपका इलाज करवा दूंगा। अरे नहीं भैया, मेरे पास हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है, ये चोट तो खुद ही ठीक हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? ये अपने आप भला कैसे ठीक होगी? और हाँ, पैसों की चिंता आप मत करो, आप चलो मेरे साथ, मैं आपके इलाज के पैसे दे दूंगा। रमेश उषा को हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करवाता है, साथ ही दवाइयां दिलवाकर उषा घर पहुंचती है तो उसकी तीनों बेटियां पैरों में बंधी पट्टी देखकर उससे पूछती हैं, माँ, ये आपको क्या हुआ? आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उषा काम नहीं मिलने के कारण परेशान रहने लगी। उषा की बड़ी बेटी पायल बहुत समझदार थी। वो समझ गई थी कि माँ को दिन रात घर खर्च की चिंता लगी रहती है। उसने उषा को समझाते हुए कहा, आप चिंता मत करो माँ, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पायल उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है जहाँ वो पहले जाती थी। स्कूल में जाकर वो प्रिंसिपल मैडम से मिली और खुद के लिए काम मांगने लगी। लेकिन तुम क्या काम कर सकती हो? तुम तो अभी बहुत ही छोटी हो। मैडम, आप मुझे स्कूल में साफ सफाई के काम पर रख लीजिए, मैं आपकी आभारी रहूंगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैडम उसको साफ सफाई के काम के लिए रख लेती है। पायल स्कूल में साफ सफाई करती और अपना काम खत्म होने के बाद स्कूल के बच्चों को पढ़ते हुए देखती और खुश होती। उसे ऐसा करते देख उसकी प्रिंसिपल उसे देख लेती है और वो उसे कहती है, पायल बेटा, क्या तुम भी पढ़ना चाहती हो? जी मैडम, मेरे साथ मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो दोनों भी पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, फिर तुम कल अपनी मम्मी और दोनों बहनों को स्कूल में लेकर आना। जी मैडम। अगले दिन पायल अपनी माँ और बहनों के साथ प्रिंसिपल से मिलती है। उषा, आज से तुम इस स्कूल में साफ सफाई का काम करोगी और तुम्हारी तीनों बेटियां इस स्कूल में पढ़ेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, भगवान आपको हर खुशी दे। अगले दिन से उषा स्कूल में साफ सफाई का काम करने लगी तो वहीं उसकी तीनों बेटियां पढ़ने लगी। दिन में स्कूल से घर आने के बाद उषा का बाकी का समय बेकार जाने लगता था, जिसे वो खाली नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो प्रिंसिपल से बात करती है और कहती है, मैडम, मैं स्कूल का काम खत्म होने के बाद हॉस्टल की साफ सफाई भी कर दिया करूंगी, आप बदले में मुझे कुछ और पैसे दे दीजिएगा। तुम चाहो तो हॉस्टल की साफ सफाई भी कर सकती हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे।
मैं कुछ समझी नहीं मैडम। उषा, तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार हैं, इसलिए मैं इनको अलग से ट्यूशन दे दिया करूंगी, जिससे ये बड़ी होकर पढ़ लिख कर अफसर बन जाएंगी। साथ ही इनके स्कूल की फीस भी माफ हो जाएगी। शुक्रिया मैडम। उषा की बड़ी बेटी अब समझदार और अक्लमंद हो गई थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपने स्कूल के और मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और घर खर्च चलाने में तुम्हारा साथ दूंगी। वाह मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। धीरे धीरे उषा की दोनों छोटी बेटियां भी बड़ी हो गईं और उन्होंने भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती और कुछ सालों बाद उन्होंने अच्छे नंबरों से स्कूल की पढ़ाई खत्म की और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनकी होशियारी को देखते हुए कॉलेज ने उन्हें स्कॉलरशिप दे दी, जिससे उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ माँ, आगे और पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, तू खूब पढ़ाई कर, हम सभी तेरे साथ हैं। उषा की तीनों बेटियों ने दिन रात मेहनत की और प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लिया, जहां वो तीनों ही अपनी अपनी परीक्षाओं में प्रथम आई। पायल एक आईपीएस अफसर, मंझली बेटी टीना डॉक्टर और सबसे छोटी बेटी रजनी इंजीनियर बन गई। हमें आशीर्वाद दो माँ, आज तुम्हारी मेहनत की वजह से ही हम इस मुकाम तक पहुंची हैं। हमारी कामयाबी का सारा श्रेय तुम्हें जाता है माँ। अब तो हम सब एक बड़े से बंगले में रहेंगे। पायल दीदी को जो सरकार की तरफ से मिला है, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटियां मिली। नहीं माँ, हम तीनों खुशनसीब हैं जो आप हमारी माँ हैं। इसके बाद वो सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगी। करोड़पति सेठ जानकी दास के घर बेटे ने जन्म लिया। पंडित ने कुंडली बनाई। सेठ जी, मैं कल दोपहर को आपसे मिलने आऊंगा। आइए पंडित जी, आप मेरे बेटे केशव के भाग्य के बारे में बताने वाले थे। जानकी दास जी, मैंने केशव की कुंडली को अच्छी तरह से देख परख लिया है। वैसे तो ये बड़ा होकर बहुत होनहार और कामयाब इंसान बनेगा, पर क्या बात है पंडित जी, आप रुक क्यों गए? केशव के विवाह में एक अड़चन आएगी। आपके बेटे का विवाह एक बहुत ही गरीब लड़की से होगा। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा मेरा बेटा, फिर वो भला किसी गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता है? जानकी दास जी, ये सब नसीब का खेल है, जिसे ना आप बदल सकते हो और ना ही मैं। अच्छा नमस्कार, मैं चलता हूँ। नसीब बदला भी तो जा सकता है। मैं अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दूंगा। न यहाँ रहेगा, न ही इसके दोस्त बनेंगे, न ही कोई स्कूल कॉलेज की लड़की इसकी जिंदगी में आएगी, और न ही इसे प्यार होगा। जानकी दास अपने बेटे केशव के नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है। वक्त बीतता है और केशव पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बन जाता है और अपने देश वापस आता है। सुनो जी, हमारा केशव आज वापस आ रहा है। उसकी पसंद की दम आलू और भिंडी की सब्जी बनाई है। जरा नमक तो चख कर देखना, ठीक डाला है? माँ, तुम्हारे से स्वादिष्ट भोजन कोई बना ही नहीं सकता। नमक और मिर्च कभी कम या ज्यादा नहीं हुआ, हमेशा बराबर का ही रहता है। मुझे आज भी याद है। अरे केशव, तू आ गया, पर तेरी फ्लाइट तो शाम को 6 बजे आने वाली थी। मैंने आपको फ्लाइट का सही समय बताया नहीं था। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। चलो अच्छा है, तुम आज ही आ गए। कल हमारे व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन है, जिसमें शहर के सभी बड़े व्यापारी शामिल होंगे। तुम भी उन सब से मिल लोगे। अगले दिन केशव अपने पिता जानकी दास के साथ व्यापार मंडल के समारोह में शामिल होता है। वहाँ पर एक अनाथ आश्रम की लड़कियों की तरफ से नृत्य कार्यक्रम का भी आयोजन था। ये लड़की कितना सुंदर डांस कर रही है और देखने में भी कितनी सुंदर है। तो जोरदार तालियां हो जाएं स्वाति और उसकी सह कलाकारों के लिए। अच्छा, स्वाति नाम है इस लड़की का। केशव को स्वाति पसंद आ जाती है। वो उससे मिलने अनाथ आश्रम में जाता है। स्वाति उस वक्त आश्रम के बच्चों को डांस सिखा रही थी। आपको उस दिन प्रोग्राम में देखा था, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। धन्यवाद। मुझे बचपन से ही डांस का शौक है। आप चाय वगैरह कुछ लेंगे? आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। और फिर केशव किसी न किसी बहाने रोजाना अनाथ आश्रम में आने लगा। धीरे धीरे केशव और स्वाति में नजदीकियां बढ़ने लगी। केशव को स्वाति बहुत पसंद थी और एक दिन, स्वाति, मैं जानता हूँ मेरे पापा मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगे, इसीलिए मैं आज ही मंदिर में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि हमें कोई अलग ना कर सके। केशव और स्वाति मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद केशव स्वाति को घर लेकर जाता है। केशव और स्वाति को शादी के जोड़े में देखकर जानकी दास और सुमित्रा हैरान रह जाते हैं। केशव, ये सब क्या है? तुमने ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? और ये लड़की कौन है? पापा, ये आपकी बहू है स्वाति। आपको याद है उस दिन जब हम एक समारोह में गए थे, वहाँ स्वाति ने डांस परफॉर्मेंस दी थी। उसी दिन मुझे स्वाति बहुत अच्छी लगी थी। मैं जानता था आप हम दोनों की शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली है। तूने एक गरीब और अनाथ लड़की से शादी कर ली है? तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान की नाक कटवा दी। इतने करोड़पति खानदान का होकर तूने इस गरीब से शादी कर ली। मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है, इस घर से निकल जा। आज के बाद मुझे अपना मुंह मत दिखाना।
सुनो जी, केशव हमारा इकलौता बेटा है, उसे ऐसे घर से मत निकालो। केशव रुक जा बेटा, मत जा अपनी माँ को छोड़कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती बेटे। माँ मुझे मत रोको। स्वाति को इस घर में अगर पिताजी स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मैंने स्वाति से शादी की है, मैं उसका साथ जीवन भर निभाऊंगा। केशव स्वाति को लेकर घर से चला जाता है। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है और जानकी दास गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। केशव और स्वाति रात के अंधेरे में सड़क पर इधर उधर घूमते रहते हैं। केशव, आज आपके दुख का कारण मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो स्वाति? तुम्हें पत्नी रूप में पाने की इच्छा मेरी थी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। केशव के पास कुछ रुपए थे जिनसे वो एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है और नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है। केशव को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वो खुशी खुशी घर की ओर आ रहा था कि तभी एक ट्रक उसे चोट मारता हुआ आगे चला जाता है। डॉक्टर, मेरे पति अब कैसे हैं? देखिए, काफी खून बह गया है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। आप 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए, हमारे पास बहुत कम वक्त है। 50 लाख रुपए? ये भगवान, मैं कहाँ से लाऊं? पिताजी। हाँ। स्वाति दौड़ती हुई बुरी हालत में सेठ जानकी दास के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? और केशव कहाँ है? माँ, केशव का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा है उनकी जान खतरे में है। यदि 50 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो केशव का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। पिताजी, केशव को बचा लीजिए, बचा लीजिए। रोना बंद करो स्वाति, 50 लाख रुपए अपने बेटे के लिए मैं जरूर दूंगा। आखिर मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा। रुको, मैं रुपए लेकर आता हूँ। ये लो रुपए, पर ये रुपए देने के बदले मेरी एक शर्त है। सुनो जी, वहाँ हमारा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें यहाँ शर्तें लगाने की पड़ी हुई है। बहू को रुपए दे दो। इतनी आसानी से कैसे दे दूं? पहले इसे मेरी शर्त माननी होगी। ये रुपए मैं इसे तब दूंगा जब ये केशव से हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगी और उसे छोड़कर चली जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारी बहू है, ये केशव को कैसे छोड़ सकती है? केशव इसका पति है। पिताजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। केशव के होश में आते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। केशव का ऑपरेशन होता है, उसे होश आता है। मेरे बच्चे, तुझे होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वो तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। केशव, मेरे पास तुम्हारा इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे जैसे कंगाल लड़के के साथ शादी करके मैं तंग आ गई हूँ, इसलिए मैं अब इस पति पत्नी के रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। पढ़ ली चिट्ठी। ये छोटे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। इसने सोचा होगा तुम जैसे अमीर लड़के को फंसाकर करोड़पति घर की बहू बन जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी गरीबी देखकर 2 दिन में ही भाग गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, स्वाति मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। स्वाति, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सुमित्रा को भी जानकी दास ने धमकी दे रखी थी कि अगर कोई भी सच्चाई अपने बेटे को बताएगी तो वो उसे भी घर से निकाल देगा और उससे अपना रिश्ता तोड़ देगा। केशव उदास रहने लगा था, उसका मन नहीं लगता था। वो हर समय स्वाति को याद करता था। एक दिन, सुमित्रा, मेरी लड़की वालों से बात हो गई है। केशव के लिए सेठ रोशन लाल की बेटी बहुत सही रहेगी। केशव अभी इस दर्द से उभर भी नहीं पाया है और आप उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। माँ, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। केशव बेटा, तुम पहचाना मुझे? और विदेश से कब लौटे? अब तो तुम पिता बनने वाले हो। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। मतलब स्वाति अनाथ आश्रम में है? हाँ, वो तो बता रही थी कि तुम बिजनेस के काम से विदेश गए हो, तो वो कुछ दिन बच्चों के पास आश्रम में ही रहेगी। महिला की बात को सुनकर केशव का दिमाग घूम जाता है और वो अनाथ आश्रम पहुँचता है। वहाँ जाकर उसे स्वाति से सारी सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी होता है। स्वाति, तुमने मेरे लिए अपना जीवन दुखों में डाल दिया। मैं पापा को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। केशव स्वाति को लेकर घर आ जाता है। वाह पिताजी, आपने मेरी जिंदगी का सौदा किया, और वो भी मेरी पत्नी से, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। आज आपको अपना पिता कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैं सिर्फ आपको यही बताने आया था कि आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं स्वाति को लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। मैं अपने आने वाले बच्चे को नई जिंदगी खुशियों से भरी देना चाहता हूँ। आज भी आप अगर कुछ नहीं बोले तो मैं अभी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, अपने बेटे के पास रहूंगी। रहना आप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी के साथ जिंदगी भर अकेले। चल बेटा केशव, तेरे पापा का दिल पत्थर का है, उन्हें अपने परिवार से ज्यादा पैसे और रुतबे से प्यार है। सुमित्रा केशव और स्वाति के साथ घर छोड़कर जाने लगती है। तभी जानकी दास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक जाओ सुमित्रा, जब केशव और तुम ही नहीं होगे तो मैं इस घर में क्या करूंगा? मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। स्वाति बहू, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप यूँ माफी मत मांगिए, मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। सेठ जानकी दास को अपने किए का पछतावा हो जाता है। केशव और स्वाति सेठ जानकी दास और सुमित्रा के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। विनोद को जबरदस्ती मिस्टर अरोड़ा की गाड़ी में चलने के लिए कहती है और मजबूरी वश विनोद को उसका कहना मानना पड़ता है।
जब से वर्षा बड़ी गाड़ी में बैठकर आई थी, तब से ना जाने रोजाना कौन से सपनों में खो जाती थी। ऐसे ही एक दिन, हाँ, काश इतनी बड़ी गाड़ी हमारे पास भी होती तो उसमें सचमुच कितना मजा आता। आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, सब कुछ हो तो कितना मजा आए जिंदगी जीने का। बेटी, दौलत शोहरत से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आप कौन हो जो मुझे ये उपदेश दे रहे हो? और कौन कहता है पैसा सारी खुशियां नहीं देता? अगर मेरे पास भी पैसा हो तो मैं तो बस खुश रहूं। अच्छा, चलो एक काम करो, मैं तुम्हें नोट छापने की एक मशीन दूंगा, पर वो एक जादुई मशीन होगी जो रोजाना घर में से कोई भी एक चीज लेकर बदले में तुम्हें नोट देगी। लेकिन याद रखना, मशीन रोजाना नोट देती है, इसलिए एक दिन भी तुमने उस मशीन को कुछ नहीं दिया, फिर वो तुम पर हावी हो जाएगी। बाबा, मुझे तो रोजाना ही नोट चाहिए, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस आप मुझे जल्दी से वो नोट छापने की मशीन दे दो, फिर तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साधु वर्षा को नोट छापने की मशीन दे जाता है। कौन था वर्षा? इतनी देर से दरवाजे पर क्यों खड़ी थी? ये देखो माँ जी, एक साधु बाबा मुझे ये नोट छापने की मशीन दे गए हैं। अब रोजाना ये मशीन किसी भी एक चीज के बदले नोट देगी। ये तो कहीं नहीं सुना। तू तो लग रहा है दिन में सपने देख रही है और जादू और चमत्कार की बातें कर रही है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। रुको, मैं आपको इस मशीन में से नोट निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इसमें ये रुमाल डाला और अभी देखना नोट बाहर आएंगे। हाँ, ये तो कमाल हो गया वर्षा बहू, इस मशीन में तो नोट छपकर बाहर आ रहे हैं। सुनो जी, ये देखो, वर्षा बहू को एक साधु बाबा नोट छापने की मशीन दे। ये मशीन तो सच में नोट छाप रही है। बाबूजी, अब आप देखते जाओ, हम लोग कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। नोट छापने की मशीन देखकर विनोद ना जाने किस चिंता में था। वो वर्षा से बोला, वर्षा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस तरह से मशीनों में कोई चीज डालकर नोट निकालना गलत है। मुझे तो इसमें कोई राज छुपा दिखाई पड़ता है। ऐसा ना हो ये लालच तुम्हें ले डूबे और कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। अरे पछताऊंगी क्यों? जब रोजाना नोट हाथ में आएंगे तो फिर तो मानो रोज दिवाली। आओ माँ जी, आओ आओ माँ जी, आज हम ढेर सारी शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे कुछ चीजें दे दो ताकि मशीन में से नोट निकाल सकूं। मम्मी, मुझे भी ढेर सारे महंगे खिलौने खरीदने हैं। मेरे दोस्त दीपक के पास बहुत बढ़िया और महंगे खिलौने हैं। ठीक है, आज तुम जितने मर्जी खिलौने खरीद लेना, मेरे पास बहुत पैसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरह वर्षा ने पैसे आते ही घर का नक्शा बदल दिया। नया घर, गाड़ी, धन दौलत, सब कुछ उसके पास आ गया। एक दिन, हेलो मीनल, मेरे बेटे वंश का हैप्पी बर्थडे है, तो तुम्हें भी आना है। बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पार्टी दे रही हो। ठीक है, बाय। वर्षा, ये क्या, तुम वंश के जन्मदिन की पार्टी दे रही हो? अरे, आज जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो हम अपने वंश का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना सकते हैं। वर्षा वंश के जन्मदिन की तैयारियां कर रही थी। अचानक, विनोद, तुमने वंश को देखा है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में होगा। इतने सारे वीडियो गेम, महंगे खिलौने तुमने लाकर दे दिए, अब तो उन्हीं में लगा रहता है। वर्षा, सुबह से वंश अपने कमरे में ही बैठा है। मैं वंश को बुलाकर लाता हूँ। वंश बेटा, वंश कहाँ हो? वंश कहाँ गया? मेरा मन घबरा रहा है। ऐसे घर से कहाँ जा सकता है? इधर उधर जरा पड़ोस में ढूंढो। आज जन्मदिन पर हमारे पैर छूने भी नहीं आया, नहीं तो सबसे पहले उठकर हमारे पास आता है। ये नोट मशीन में वंश की टी शर्ट कैसे नजर आ रही है? वंश, वंश, इसका मतलब नोट मेरे वंश को खा गई। क्या हुआ, रोने क्यों लगी? विनोद, मुझे साधु बाबा ने बोला था, अगर इस नोट मशीन में एक भी दिन कुछ नहीं गया तो ये हम पर हावी हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैंने मशीन का इस्तेमाल नहीं किया तो इस मशीन ने खुद से मेरे वंश को अपने में ले लिया, और ये देखो बदले में नोट छपे हुए। मेरे बच्चे के बिना मैं क्या ऐश करूंगी। वर्षा रोने लगती है, पर नोट वाली मशीन वर्षा के पति विनोद, सास और ससुर तीनों को खींच लेती है और बदले में ढेर सारे नोट मशीन से बाहर आ जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मैं अपने परिवार के बिना ये सब धन दौलत क्या करूंगी? मेरी असली दौलत तो मेरा परिवार है। साधु बाबा आप सही कह रहे थे, मुफ्त का धन खुशी नहीं देता, मेहनत से जितना भी कमाओ खुशी देता है। बाबा, ये मशीन वापस ले लो, मुझे मेरे अपने दे दो, मैं कभी लालच नहीं करूंगी। नोट मशीन मेरे परिवार के लोगों को वापस कर, नहीं तो मैं तुझे तोड़ दूंगी।
हे भगवान, इसके दिन में देखने वाले सपनों ने तो दिमाग खराब किया हुआ है। तभी नींद में सब कुछ फेंक रही है। वर्षा, ओ वर्षा, आज वंश का जन्मदिन है। उसके दोस्त आते ही होंगे। भटूरे का आटा तैयार कर दिया है, जाकर छोले बना ले। विनोद केक लेने गया हुआ है और तेरे बाबूजी वंश के साथ गुब्बारे फुलाने में लगे हुए हैं। ये सपना था। मेरे अपने मेरे पास है। माँ जी, इधर आना, आज आपको गले लगाने का मन हो रहा है। आज इतना लाड क्यों दिखा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं छोले भी मैं ही बना दूं? मेरी प्यारी सासू माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।